Assalamualaikum everyone. Hopefully, you are doing fine. Today, we are starting a fresh module that is on the regulatory approach to environmental issues. Idea is to uh, conceptualize or understand why there was a need for bringing up regulations, laws, and what are the key legislations, laws across the globe. हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड की जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनके लेजिस्लेशंस को एक दफ़ा देखें, उनके ऊपर क्या फोकस है, वो किन एरियाज के ऊपर गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि फाइनली हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के लॉज कौन से अवेलेबल हैं और इवेंचुअली उस हवाले से हमें क्या चैलेंजेस का सामना है। हमने लास्ट मॉड्यूल में जब सस्टेनेबल सप्लाई चेन पर बात कर रहे थे तो उस मॉड्यूल के फ्रेमवर्क में भी देखा था कि बहुत सारी शिफ्ट्स रही हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। इनिशियली इंडिविजुअल लेवल पर फर्म्स और फिर इंडस्ट्रीज अपने नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस में अपने लिए खुद से गाइडलाइंस या रिस्ट्रिक्शंस स्टैब्लिश कर रही थी इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज किया कि जो इंडस्ट्रीज हैं आ, ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और अपने सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से बहुत सारी ऐसी मेजर इश्यूज को इग्नोर कर देती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट बैड इम्पैक्ट है, इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट है, वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 1960s और 70s, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो एरा है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन सही मानों में लार्ज स्केल पर होना शुरू हो गई। और इस वजह से हम उन इश्यूज का सामना कर रहे थे, स्पेसिफिकली डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोप, जहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी और उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हमने देखा कि वहाँ हमें ग्रीन हाउस एमिशन का प्रॉब्लम नजर आया, एक पुअर एयर क्वालिटी नजर आई, और इसकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट और चेंज हमें उसके इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो गए। दिस ट्रिगर्ड वार्निंग्स अक्रॉस द ग्लोब। स्पेसिफिकली जो लोग थे, कम्युनिटी थी, मीडिया, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और थ्रू डिस्कशंस, ऑनगोइंग डिस्कशंस, उन्होंने ये रियलाइजेशन डेवलप की कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज अपने लेवल पर इन इश्यूज को टैकल नहीं कर पा रही। दैट्स व्हाई गवर्नमेंटल regulations and legislations came on surface। खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने लीड लिया 1960 17 में, और उनके उस वक्त के प्रेसिडेंट निक्सन ने अपने टेन्योर में इन्वायरमेंटल कंसर्न के ऊपर स्पेशल एफर्ट्स की। और हम देख रहे हैं कि इस दौरान में बहुत सारी लेजिस्लेशन सरफेस में आई और उनकी इम्पोर्टेंस पहले से ज्यादा हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स और फिर हम देख रहे हैं बाद में ईयू यानी यूरोप, अ, फिर जिन जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई उनको भी उसी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो चाइना, फिर ब्राजील और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हमें बहुत सारे सीवियर एनवायरमेंटल इश्यूज नजर आए और उनके हवाले से लेजिस्लेशन नजर आती है। जाहिर है हम पूरी दुनिया के लेजिस्लेशन को डिस्कस नहीं कर सकते। इवेंचुअली जब आप एक रीजन से दूसरे रीजन पे शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स से यूरोपियन यूनियन पे शिफ्ट करेंगे, और फिर वहां से आप दूसरे कंट्रीज की तरफ जंप करने की कोशिश कर रहे होंगे, लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपको उसमें फिर सिमिलैरिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप क्या कहते हैं कि एक
जनरलाइजेशन या एक कंसेंसस बिल्ड कर रहे होंगे कि ये की एरियाज हैं हर रीजन के मोस्टली, उन पर इसी तरह की सिमिलर लॉज बनाए गए हैं। तो हमें सेंस डेवलप हो जाएगी कि कॉमन लॉज क्या है, उनका फोकस क्या है। ये 60 70 से शुरू हुए, फिर अब तक आज के दिन तक में मुसलसल चेंजेस और अमेंडमेंट्स आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि लास्ट 10 years में ये रियलाइजेशन भी डेवलप हो गई है कि लेजिस्लेशंस जो कि हुई है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी वो अभी तक बहुत सारे एरियाज को कवर अप नहीं कर पाई। इसलिए आखिरी सेक्शन में हम इस मॉड्यूल के ये देख रहे होंगे कि क्या लेजिस्लेटिव अप्रोच, रेगुलेटरी अप्रोच या लेजिस्लेटिव अप्रोच की कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, और अगर हैं तो इस शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए क्या हो रहा है। तो जनरली जो वक्त हम कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की मूवमेंट देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मूवमेंट देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो रेगुलेटरी एफर्ट्स के बाद की है, यानी लॉज बनने के बाद की। यानी ट्रू मीनिंग में हम सस्टेनेबिलिटी के हवाले से एफर्ट्स होती नजर आ रही हैं अब, यानी वॉलंटरी लेवल पर इनिशिएशंस आ रही हैं। तो मार्केट अप्रोच से, रेगुलेटरी अप्रोच से वॉलंटरी अप्रोच की तरफ चले गए। तो ये डिबेट हमने लास्ट मॉड्यूल में की थी, लेकिन आज हमारा फोकस देखना है कि हाउ गवर्नमेंट्स प्लेइंग द रोल है, और what the issues and how the governments basically played their part है and continually playing that। तो हम देख रहे हैं कि उसकी क्या जरूरत थी और क्यों कर रही है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। इससे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनके हवाले से, उनके बिल्डअप के हवाले से, उनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे और समझ आएंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग ये आइडिया या थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स ज्यादातर अपने लेवल पर इन्वायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने में बेबस नजर आती हैं। उसकी फीलिंग ये है कि वो जो इन्वायरमेंटल इशू है वो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, यानी उसका लेवल स्केल इतना बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जाहिर है कोई लेमन होगा तो कोशिश करेगा, आम आदमी होगा तो कोशिश करेगा कि इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, क्योंकि इसकी वजह से हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही हैं। बट अगर हम इंडस्ट्रीज को बंद करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से देर is to be a delicate balance between managing the whole phenomena। यानी गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं रेगुलेट करें, मॉनिटर करें, एटलीस्ट सम स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर दें, लेकिन जाहिर है उन प्रैक्टिसेस जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है उनको स्टॉप तो नहीं कर सकते। अब एक सवाल जहन में आता है कि सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ये थॉट्स हमारे जहन में कब आई, कब ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ। शायद ये राइट मॉड्यूल है जिसमें ये डिबेट, हिस्टोरिकल डिबेट की जा सकती है। वाई? बिकॉज हम टाइम फ्रेम सेट कर रहे हैं कि व्हेन एंड हाउ द लेजिस्लेशंस केम ऑन सरफेस। तो हम देख रहे हैं कि अर्ली सिविलाइजेशंस, आपने सिविलाइजेशन की डिबेट या साइंस में सुनी होंगी, बहुत सारी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं। शायद लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी सिविलाइजेशन को नॉमिनेट कर रहे हैं कि जब उन सिविलाइजेशंस को स्टडी किया जाता है, आज भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उनकी डेवलपमेंट को देखा जाता है, उनके टाइम फ्रेम को स्टडी करते हैं, तो हमें उनके अंदर ऐसी बहुत सारी इंडिकेशंस मिलती हैं कि उन्होंने अपने लेवल पर रिसोर्सेज को मैनेज करने के हवाले से मैकेनिज्म्स, प्रोसीजर्स और टूल्स बनाए हुए थे।
ताकि वो वहाँ अपने लिए लाइफ को कंजर्व कर सकें, रिसोर्सेज को लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकें, लॉन्ग लास्टिंग लेवल पर मैनेज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जहाँ वॉल्ड सिटी थे, जैसे मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है, तो आप देखेंगे उनके अंदर पीने के साफ पानी के हवाले से, क्लीन वाटर के हवाले से बड़े एडवांस लेवल के मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं। हजारों साल पहले, कई सौ साल पहले जो वहाँ डेवलपमेंट हुई थी, उसमें क्लीन एंड टाइडी वाटर के रिजर्वायर्स मिले हैं। इसका मतलब है क्लीन एंड टाइडी वाटर एट द टाइम वाज एन इशू है, और उस वक्त से ही कोशिश हो रही है कि हम प्रिजर्व कर सकें, रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकें। बट शायद द रियल इशू केम ऑन सरफेस व्हेन द इंडस्ट्रीज मल्टीप्लाइड। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है लेट 18 सेंचुरी में, अर्ली 19 सेंचुरी में, और फिर 20 सेंचुरी में उसकी मुख्तलिफ शेप्स में हम डायनामिक पेस के ऊपर, फास्ट पेस के ऊपर ग्रोथ देखते हैं, तो पता चला कि हम मैस प्रोडक्शन की तरफ चले गए। यानी हम मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट की मदद से मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन करने के काबिल हो गए, और हमारी जो रिसोर्स की कंजम्पशन थी वो इस वजह से बढ़ गई। अब इन इंडस्ट्रीज को, मशीनरी को रन करने के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, बाय प्रोडक्ट्स, इसका लेवल या इसकी राइज नजर आता है। और ऑफ कोर्स इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं, 40s, 50s और 60s में, कि हमें इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस आता नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, 1972 में एक रिपोर्ट सामने आती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिस कॉल्ड लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट है, जो ये इंडिकेट करती है कि हम जो ये समझ रहे हैं कि हम अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, तो ये एक फैलेसी है, एक रॉन्ग आइडिया है, एक हाइपोथेटिकल आइडिया है, क्योंकि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। अगर इसी तरह हम भागते रहे इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे, तो अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश कर देंगे, और आने वाली लाइफ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। यानी जो कुछ भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए, या इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो आपको यहाँ से लेट 20th सेंचुरी में, 1970s में, ये फिनोमेना इमर्ज होता नजर आ रहा है कि हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी बैलेंस्ड अप्रोचेस की जरूरत है। आप देख रहे हैं बहुत सारी कमीशंस ने भी यही बात की है। उसने बताया है कि प्रेजेंट नीड्स को हम इसलिए ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, उनके पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से फ्यूचरिस्टिक जनरेशंस के रिसोर्सेज कंप्रोमाइज हो जाएं। हम अपने एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलें, इसको हम बाद में ट्रिपल बॉटम लाइन और फिर इकोसिस्टमिक अप्रोच, उस तरह की फिनोमेना की तरह देखते हैं। पहले भी ये डिबेट चल रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमें फॉर्मल रिपोर्ट्स डेवलप होती नजर आ रही हैं, और कमीशंस जैसे फ्रंट लैंड कमीशन, ये कमीशन नजर आ रहा है जो कि शायद गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश, उन पर रिपोर्ट्स मांगी हैं। यानी ये स्टार्ट हो रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट रियलाइजेशन कर रही है कि उनको चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही थी, तो मैं वापस चलता हूँ अपनी इनिशियल डिबेट के ऊपर, कि वो मार्केट्स और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस और वो जो इंडस्ट्रीज थी, वो खुद से ऐसा कर रही थी। यानी वो खुद से अपने लिए गाइडलाइन स्टेब्लिश कर रही थी कि किस लेवल पर, कहाँ तक उनको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस वक्त जो फिनोमेना जिसकी डिबेट बहुत हाई थी, और इकोनॉमिक्स है जिसकी मदर साइंस है, उसको गाइड करने के हवाले से, कि हम मार्केट्स और उसमें एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। हमें एफिशिएंट मार्केट्स की जरूरत है, या फिर हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रेगुलेशंस की जरूरत है। यानी डिबेट स्टार्ट हो चुकी थी।
यानी उस वक्त हमारी मार्केट्स ने लिए खुद से प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन स्टेब्लिश कर रही थी, जिसको कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। जो इंडस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग थी, यानी मोनोप्लस थी ऑर्गेनाइजेशंस, और वो समझती नहीं कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को टेक केयर करना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई तमाम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस मजबूर थी कि वो अपनी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन फर्म की बात को सुने। यानी ऐसी बड़ी जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूर कर देती थी, तो वहां तो रेगुलेशंस थी, वहां तो हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जहां मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और इक्वल लेवल के प्लेयर्स मौजूद थे, वहां हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे। तो दैट्स व्हाई डिबेट स्टार्ट हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन खुद से कर सकती हैं या फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मार्केट अप्रोच काफी नहीं है, इंडस्ट्रीज खुद से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंटल लेवल रेगुलेशंस। अच्छा, उसके इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए थे। जैसे मैंने कहा 1960s में हमें न्यूयॉर्क में स्मॉग का प्रॉब्लम नजर आता है। वो स्मॉग ऐसे लेवल का प्रॉब्लम था, अभी भी आज भी है, इसमें शायद गवर्नमेंट भी बेबस नजर आती है। इंडिविजुअल्स क्या करें, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, घरों में बैठे रहें, जो कि वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करनी है, बाजारों में भी जाना है, बाइंग सेलिंग भी होनी है, प्रोडक्शन भी होनी है, इंडोर के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटी भी होनी है। तो साफ नजर आ रहा था कि मार्केट अप्रोच सस्टेनेबिलिटी के हवाले से नाकाम हो रही है। ये भी बात साबित हो गई कि as soon as the competition multiplies, the organizations profoundly focus on just profit maximization। यानी वो ज्यादा से ज्यादा लस्ट फॉर मनी, ग्रीड में इतनी गुम है कि वो अपने प्रॉफिट की सोच से बाहर ही नहीं निकलती। दैट्स वाई वो अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी की केयर करने के हवाले से बहुत ही वीक है, यानी दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फोरसी इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटीज। इसलिए उनका ख्याल ये था कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होनी चाहिए, और मार्केट अप्रोच जो है वो नाकाम हो रही है। रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से, फेयर तरीके से नहीं हो रही है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमें इश्यूज का सामना आ रहा है। मसलन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गैस एंड ऑयल, इसकी डिप्लीशन हो रही है। क्लीन एंड वाटर, टाइडी वाटर, इसके लेवल्स डाउन हो रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो कंटिन्यूसली पोल्यूट कर रही हैं एनवायरनमेंट को, और इंडस्ट्रियल कंसोर्शियम्स और अपने लेवल पर जो एफर्ट कर रही हैं इंडस्ट्रीज, मार्केट इटसेल्फ, इकोनॉमी, वो इसको खुद से मैनेज नहीं कर पा रही। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट अप्रोच जो है वो अपने से लूज कर रही है, यानी उसके हवाले से लोगों को शदीद क्वेश्चन मार्क्स, और हमें देख रहे हैं कि इश्यूज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। यानी शुरू में वो कहते थे जब तक हम पोल्यूशन के उस लेवल पर हैं जो कि हार्मफुल ना हो, तो चलने दो। यानी ठीक है, इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस एमिशन कर रही हैं, तो क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, आने वाले 50 60 साल 70 सालों के बाद कोई इम्पैक्ट होगा, तो इतना कोई फास्ट पेस तो नहीं है, 2 साल की प्लानिंग पहले कैसे करें। यानी वो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन की हद तक तो डाइजेस्ट करने की बात कर रहे थे कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इवेंचुअली with lot of pressure from media, from the acts on the natural environment, activists, हमने देखा कि ये बिल्डअप इतना ज्यादा हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फिर आउटसाइड स्टेक होल्डर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीडबैक देना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई मार्केट अप्रोच जो है वो इनएडुकेट नजर आने लग गई, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस नाकाम नजर आई, इंडस्ट्रीज नाकाम नजर आई अकेली इस इशू को हैंडल करने के हवाले से।
इसलिए फिर रियलाइजेशन शुरू हुई कि ऑर्गेनाइजेशंस अकेली इसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं, मार्केट खुद अपने आप को गवर्न नहीं कर पा रही हैं। बेहतर बात यह है कि हमने सोसाइटी की केयर के हवाले से जो गवर्नमेंट का रोल है इसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट लेवल इंटरवेंशंस नजर आती है, यानी पब्लिक पॉलिसी ड्राइव कर रही है फ्यूचर के हवाले से इस आइडिया को कि हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस नजर आ रहा है, हमें पोल्यूशन बढ़ती नजर आ रही है, हमें रिसोर्सेज डिप्लीट होते नजर आ रहे हैं। और जब तक हम ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट नहीं करेंगे तब तक ये इश्यू मैनेज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट निक्सन ने जब एनालिसिस किया कि स्मॉग के इश्यू को कैसे मैनेज किया जाए, पुअर एयर क्वालिटी इश्यू को कैसे डील किया जाए, तो पता चला कि मेजर सोर्स ऑटोमोबाइल्स हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के हवाले से उन्होंने फिर एनालिसिस किया और पता चल रहा है कि क्या इश्यू है। तो अंदाजा हुआ कि जो फ्यूल कंजम्पशन करती हैं कार्स में CO2 की इमिशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इनको रेगुलेशंस प्रेजेंट की कि अगर आपने अपनी कार्स को रोड पर लाना है, सेल करना है, उन रोड पर सरवाइव करना है, तो फिर उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लेस कार्बन एमिट करें, यानी उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज। सिमिलरली इंडस्ट्री जो टॉक्सिक वेस्ट डाल रही थी या वो जो ग्रीन हाउस एमिशंस कर रही थी, कार्बन फुटप्रिंट्स कर रही थी ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन टाइम है, उस हवाले से उन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशंस लगा दी ताकि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के हवाले से जो एक्टिविटी कर रही हैं उनको कर्टेल या स्टॉप किया जा सके। तो द राइज ऑफ द गवर्नमेंटल और रेगुलेटरी अप्रोच इज देयर, यानी a broad consensus emerged in United States in 1970 कि हम जो मार्केट्स हैं उनको अनरेगुलेटेड छोड़ नहीं सकते, इससे एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। और गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो एक बेटर फिनोमेना या अप्रोच हो सकती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से। तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1970s में हमें बहुत सारी लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो इमर्ज होती नजर आई हैं। और उनका जो फोकस था वो ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो अवेलेबल हैं और इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जो फर्म्स जो अवेलेबल हैं उनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए जाएं ताकि एटलीस्ट एक ऑन एवरेज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग सम गाइडलाइंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जरूर फॉलो कर रही हैं। अच्छा, इससे पहले क्या था, इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं थी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इशू ये नहीं था कि वो ये साबित करे कि वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मस्ट हो गया कि वो कंप्लाइंस करे और रिपोर्ट करे और साबित करे कि वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के हवाले से क्या इम्पेक्ट कास्ट कर रही हैं। हार्मफुल इम्पैक्ट कास्ट कर रही हैं तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगी, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट कास्ट कर रही हैं तो उसको कैसे कंटिन्यू करेंगी। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स भी दिए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किए ताकि जो लेजिस्लेशंस लाए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो फोकस किया दैट वाज टू कर्टेल पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को स्टॉप करने की बात की। और थ्रू रिपोर्टिंग, थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म्स इनेबल किया, कोशिश किया कि ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो तो अननोटिस ना जाए। खास तौर पर ये भी प्रोफाउंड फोकस लाए कि आपकी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से इन्वायरमेंट के ऊपर, खास तौर पर लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर क्या असर करता है, जैसे प्लांट और एनिमल किंगडम है। इस हवाले से उन्होंने
सीरियस कंसर्न्स इमर्ज किए। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उनकी स्टेट है और उनकी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, बट आप देख रहे हैं इस हवाले से उन्होंने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें और डिसेंट्रलाइज किया, और जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको भी अलाउ किया कि वो भी अपना रोल प्ले करें, यानी इस पे सीरियस कंसर्न दिखाई, और इस लिहाज से की लेजिस्लेशंस हमारे सामने इमर्ज हुई। ये पिक्चर अच्छी है, खासतौर पर पोल्यूशन कंट्रोल के हवाले से। हम देख रहे हैं कि 1970 से लेकर 2002 तक काफी सारे रेगुलेशन सामने आते हैं। सबसे पहली रेगुलेशन, क्योंकि वो इश्यू सबसे बड़ा था और उस वक्त बिल्कुल सरफेस पे था, आई एम टॉकिंग अबाउट पुअर क्वालिटी एयर क्वालिटी, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो लॉ सामने आया दैट वाज क्लीन एयर एक्ट। और फिर उसी के जवाब में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती रहती है जो कि इन्वायरमेंटल एक्शन के लिए बनाई गई है, दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और उसकी जो लीगल स्टेटस था दैट वाज इंश्योर्ड थ्रू अ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, द एनईपी एक्ट इन 1970। लॉ बनाया गया ताकि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको बैकअप किया जा सके लॉ के हवाले से। 1974 में हम देख रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट आ रहा है। फिर 1977 में हमें माइनिंग के हवाले से, और फिर क्लीन एयर एक्ट के हवाले से अमेंडमेंट्स, क्लीन वाटर एक्ट के हवाले से अमेंडमेंट्स, कंटिन्यूसली फीडबैक आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। तो हम देख रहे हैं ना सिर्फ कि एक्ट बन रहे हैं, लॉ आ रहे हैं, लेजिस्लेशन आ रही हैं, बल्कि उनमें अमेंडमेंट्स और वेरिएशन आ रही हैं, इंटर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, उनमें से न्यू अमेंडमेंट्स इमर्ज हो रही हैं। हम देख रहे हैं सॉलिड वेस्ट अमेंडमेंट जो कि 1984 में नजर आ रही है, टिपिकली वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कंसर्न्स नजर आ रही है। जब भी आप उन एक्ट को देखते हैं तो उनके बैकग्राउंड में हमें कोई ना कोई मेजर इन्वायरमेंटल इश्यू नजर आता है जो कि उस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ राइट हैंड साइड पर हमें चीजें नजर आ रही हैं जो कि डायरेक्ट पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, बट जनरली गाइडलाइंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के हवाले से, और उनका मकसद ये है कि फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके पोल्यूशन के इश्यू को। तो आज हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की खास तौर पर की लेजिस्लेशंस को देखने वाले हैं, और इनके बैकग्राउंड को आप फौरन असेस कर लेंगे, समझ आ जाएगा। मैंने ना सिर्फ अ, इन रिसोर्सेज को आपके लिए कंपाइल किया है, बट आप देख रहे होंगे कि इन रिसोर्सेज के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, हाइपर लिंक्स मौजूद हैं। आपने देखा होगा दी ब्लू आइटम्स इन दी रिसोर्सेज, मैंने इनको माइनस नहीं किया, दे आर प्रोवाइडिंग लिंक्स टू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप उनके पेजेस पे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज को जाकर ब्राउज कर सकते हैं, बट मेरा कंसर्न इस पर्टिकुलर चैप्टर में लॉ को याद करना और स्टडी करना नहीं है, या करवाना नहीं है। एज अ स्टूडेंट वट योर मिशन शुड बी कि आप देखें मेन एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन, उन पर क्या कंसर्न थी, उस हवाले से गवर्नमेंट ने उन पर क्या एक्शन लिया। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात नजर आ रही है। आप जहां जहां भी लेजिस्लेशन देखेंगे, तीन मेजर एरिया पोल्यूशन के वो आपको नजर आएंगे: एयर, वाटर एंड सॉइल। तो जो पहला एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में नजर आ रहा है दैट इज क्लीन एयर एक्ट, और उसके पीछे जो एजेंसी नजर आ रही है आप देख रहे हैं ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी इसको स्टैब्लिश किया गया है, और उसकी गाइडलाइंस या उसकी होमवर्क के बाद क्लीन एयर एक्ट 1970 में लाया गया। आप देख रहे हैं उसके बाद आ रहा है क्लीन वाटर एक्ट, यानी वो जो दो मेजर एरियाज हैं
एयर एंड वाटर, उसके अंदर जो इश्यूज हैं, पोल्यूशन है, उनको स्टॉप करने की बात की गई है, या फिर उनमें रिडक्शन की बात है पोल्यूशन को, और उनसे रेलेवेंट इंडस्ट्रीज और उनसे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एक्टर्स, उनको क्लियर गाइडलाइंस प्रेजेंट की गई हैं। वो कह रहा है दिस लॉ, क्लीन वाटर एक्ट, दिस लॉ रेगुलेट्स वाटर पोल्यूशन from a variety of sources, like including factories, farms, and sewage treatment plants. ये मेजर फोकस इसलिए लगाते हैं कि ये मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। यूनाइटेड स्टेट्स में जब ये आया, हम देख रहे हैं इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। 1970s में जब ये एक्शन शुरू हुआ तो विद इन फ्यू इयर्स आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में 70 to 80% ये इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो गए इन 2 to 3 years। सो बोथ केसेस में नजर आ रहा है कि जो रेगुलेशंस थी उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला, कर्टेल किया, स्टॉप किया ऐसी एक्टिविटीज को जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज को बढ़ा रही थी। सो legislations in the United States have really proved that they were useful at that time, और उनने जो मेजर इश्यूज थे उनको टैकल किया, उस हवाले से गाइडलाइंस दी, और जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप किया, यानी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और उनकी मॉनिटरिंग या उनकी ऑडिट के हवाले से एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया। हम देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम 80s और 90s में कुछ नए इश्यू सामने आ चुके थे। हमें पता चल गया था कि हम ऑयल और ऑयल की कंबंशन से जलाने से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें इवेंचुअली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ चले जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और रेजिडेंशियल आइटम्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं तो गवर्नमेंट उनको टैक्स रिबेट्स दे रही थी। कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं गवर्नमेंट लॉ में, कहीं वो उनको बेनिफिट्स पास ऑन कर रही है। आइडिया ये है कि हम उस ग्रेटर मूवमेंट का पार्ट बन जाएं जिसके अंदर हम उन एनवायरमेंटल इश्यूज को चलने के हवाले से जनरल एलिमेंट्स को मैनेज कर सकें। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स रिन्यूएबल एनर्जी के फोकस को लेकर आई है, जैसे जैसे विंड मिल है, जैसे कि सोलर एनर्जी है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो अब अराउंड 30-35 ईयर्स के बाद ये ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन वहाँ ये सोच थी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चले जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, पहले था रेजिडेंशियल के हवाले से, फिर ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इन 2020 में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के हवाले से भी यूनाइटेड स्टेट्स में मूवमेंट नजर आती है आज से 4 से 5 साल पहले। और इस हवाले से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो एग्जेक्टिव ऑर्डर कहते हैं, उसमें हम इंडस्ट्री को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के हवाले से एक ग्रेटर मूवमेंट्स देख रहे हैं ताकि हार्मफुल गैस एमिशंस को स्टॉप किया जा सके। फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से जो खास बात है, दैट इज इमर्जेंस ऑफ दिस फ्रेमवर्क है ESG। हमने देखा जो कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंसर्न के हवाले से एक पॉपुलर फ्रेमवर्क समझ आता है। हम देख रहे हैं कि वहाँ 2021 में कंपनी से रिक्वायर किया जा रहा है कि कंपनी अपनी ESG रिपोर्ट्स जमा कराएं, और उस वाले से अगर कोई भी इशू है तो उसको सिंपलीफाई किया गया है, यानी डिस्क्लोजर को आसान किया गया है। कंपनीज के लिए मस्ट कर दिया गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में कोई इस हवाले से अपनी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करें, अपनी प्रैक्टिसेस के हवाले से
कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट्स लिखी हैं, उसके फॉर्मेट्स बनाए गए, टेम्पलेट्स बनाए गए, उसके हवाले से डिस्क्लोजर का मैकेनिज्म बनाया गया। फाइनली देख रहे हैं 2022 में हम कुछ स्पेशल इश्यूज की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि मीथेन का इशू नजर आ रहा है। मीथेन इमिशंस हैव बीन आल्सो लिंक्ड कार्बन के साथ साथ सवेयर पोल्यूशन क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं और करती आ रही हैं, तो वो नजर आ रही है। ऑफ कोर्स many governments with their further action have tried to reduce gas emissions, जैसे कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 2022 में सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी प्लान नॉर्म इनिशिएट किया, which was sort of a movement by their government to accelerate sustainable electricity। और फर्दर फिर डिस्क्लोजर्स नजर आ रहे हैं आपको, स्पेशली ऑन दी कॉर्पोरेट्स। आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रपोजल प्रेजेंट की यूनाइटेड स्टेट्स को कि हमें फर्दर रिस्क नजर आते हैं बिजनेस के साथ जुड़े हुए, एक्सेलरेट किया जाए इस हवाले से बाय लॉन्चिंग फर्दर डिस्क्लोजर्स बाय कंपनीज। सख्त कंप्लाइंस की तरफ उनकी रिक्वेस्ट आई है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, लॉन्च करे, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स जो रिस्क हैं, एनवायरमेंटल रिस्क, उनको मिनिमाइज किया जा सके। आई होप वी हैड अ गुड स्टार्ट। ऐसे मेरा ख्याल था कि आज हम 2 सेशंस करेंगे, लेकिन ये काफी है आज के दिन में, क्योंकि हमने बिल्डअप कर लिया है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स की जो मेजर लेजिस्लेशन है इनको कवर अप कर लिया है। मैं जब कल वापस आ रहा हूँ तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स में लेजिस्लेशन हुई हैं वो सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क बन जाएंगी, और फिर मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वो उनकी लाइफ में आप देख रहे होंगे एक्शंस कर रहे होंगे विद द स्पेसिफिक और रीजनल इश्यूज इमर्जिंग। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इवेंचुअली ये रियलाइज किया कि वहाँ वार्म सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन है वो। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है। यूरोप मोस्टली ज्यादा कोल्ड है, आइस है। मेल्टिंग ऑफ आइस डेफिनेटली उनके लिए काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये अर्ली रियलाइजेशन है यूरोप की, और फिर 2019 में उन्होंने अपनी ग्रीन डील लॉन्च, एक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है जिसका मकसद क्या है कि वो 2050 तक अपने आप को क्लाइमेट के हवाले से बेहतरीन रीजन बना लें, एक न्यूट्रल और प्रोग्रेसिव क्लाइमेट हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज को टैकल कर चुके हों, यानी ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस किया जा रहा हो, एनर्जी एफिशिएंट हो चुके हों, सर्कुलर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ग्रीन डील फॉर देम इज अ ओवरऑल इनिशिएटिव है, ओवरऑल गाइडिंग फार रीचिंग फ्रेमवर्क है। यानी ग्रीन डील एक विजन है, और उसके हिसाब से उन्होंने कुछ की लेजिस्लेशन की हैं जो उसको सपोर्ट के लिए की गई हैं। तो कल जब हम वापस आएंगे, वी हैव लेस देन अ मिनट अवेलेबल टू दिस सेशन है, तो हम यूरोपियन यूनियन को टारगेट कर रहे होंगे। वो वैसे भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस में रोल मॉडल है, बेंचमार्क है। सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, सोशल वेलफेयर की वजह से बहुत कुछ करते हैं, वहां से बहुत सारी प्रैक्टिसेस पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। सी यू इंशाल्लाह टुमारो with a focus on looking at the European Union